नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत आभारी हूं कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष के ऊपर विचार विमर्श का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, पहलगाम आतंकवादी हमले पर एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की है सर, 1,500 पन्नों की चार्जशीट है। उसमें जो हमास की भूमिका को लेकर खुलासे किए गए हैं सर, ऐसा तो शायद पहली बार हुआ होगा कि हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हमला हो और उसमें हमास भी शामिल हो। अंजू जी, आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके दूरगामी, अति महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कितने आयाम हैं। एनआईए की 1597 पृष्ठ की जो चार्जशीट है और भारत के इतिहास में पहली बार अंजू जी हमास का नाम आया है। वैसे तो ये था कि हमास जो है गाजा को गवर्न करती है, जय फिलिस्तीन करने वालों की हमारे यहाँ भी कमी नहीं है, फिलिस्तीन के झोले लेके चलने वालों चलने वालियों की कमी नहीं है। उनके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि जो बहुत जय फिलिस्तीन कर रहे हैं उन सबको सोचना होगा, आप भारत माँ के साथ खड़े हैं, ये भारत माँ के शत्रुओं के साथ खड़े हैं। इनको बेनकाब करने का समय आ गया है। हमास की उत्पत्ति देखिए, पहले राष्ट्रीय बात कर ले इतिहास में, ये फिलिस्तीन में होती है और ये सुन्नी एक संगठन है, सुन्नी इस्लामिक संगठन है और ये गाजा की पट्टी पर ये शासन प्रशासन करती, प्रशासनिक इसकी कुछ उत्तरदायित्व थे। 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड के ये एक ब्रांच के शाखा के रूप में बाहर आई, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इजराइल ने इसको चरमपंथी संगठन बताया है। तो जब भारत में आप याद करें कि केरल में जब ये कोई घटनाक्रम हुआ था तो उनके जो डिप्टी लीडर थे उनको आना था केरला उत्साहवर्धन के लिए, आत्मीयता दिखाने के लिए, पारस्परिक हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, उसके जो है सूत्र गाने के लिए। लेकिन अगर नहीं आ पाए तो बहुत बड़े टीवी स्क्रीन के ऊपर उनकी वीडियो स्पीच दिखाई गई। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले पीएफआई को भी आप कहते थे केरल में, केरल एक नर्सरी बन गया था पीएफआई का। ये तो भला हो केंद्र सरकार का, उन्होंने कूट कूट के इनको कर दिया बराबर। पीएफआई की छठी का दूध याद आ गया। अब ये देखा कि केरल में लव जिहाद की बात हो तो केरल का नंबर आता है, केरला फाइल्स की बात आती है तो केरल का नाम आता है। इसी तरीके से जब इस तरीके की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का नाम आता है, हमास की बात आती है तो केरल का नाम क्यों बार बार आता है। भारत सरकार को जैसे पश्चिम बंगाल में युद्ध स्तर पे कार्रवाई की गई, अब केरल और पंजाब में भी काम वक्त आ गया है कि युद्ध स्तर पे यहां पे कार्रवाई हो। हम आगे बढ़ते हैं अंजू जी इनके हमास और उनकी लीला के ऊपर। हमास चरमपंथी है, पैलेस्टीन में इसका ये बोलबाला है और अब तक इसका कोई बहुत ज्यादा योगदान यहां नहीं था। अब इसको ध्यान से सुने। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इनकी कई भारत विरोधी रैली हुई, उसमें हमास के नेता आए और जो ईरान में हमास का जो नेता है वो भी इसमें आया और उसने जो जन समूह था उसको संबोधित किया। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनकी प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी। लेकिन इसके पीछे इंटेलिजेंस वालों की क्या सोच है, आप इसको समझिए। उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये तो चरमपंथी हैं, लेकिन इनके पास वो अनुभव राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं है जो हमास का है। हमास के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव है और इजराइल के साथ जो उसका मुचहटा होता है तो युद्ध कला, युद्ध कौशल, हथियार रख रखाव और वेपन्स ऑफ एरिया डोमिनेशन, इसकी जो जानकारी हमास को है वो लश्कर तैयबा को नहीं है और जैश ए मोहम्मद को नहीं है। इतना अंतर है। ये समझ लीजिए कि क्रिकेट टीम है वो आपकी गांव मोहल्ले की टीम है और एक क्रिकेट जो है ये इंडिया 11 की है। तो इंडिया 11 की टीम अगर है तो वही हमास का भी स्तर है, वो राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्लेयर है, वो गांव मोहल्ले की टीम नहीं है। तो ये जैश ए मोहम्मद और जो चुट्टे थे लश्कर तैयबा के इधर उधर गली मोहल्ले के मवाली पकड़ के ले आते थे, वो नहीं है। और ये सारा ताना बाना आईएसआई ने चूंकि बुना है। आईएसआई का गेम प्लान था कि भाई हमने छोटे मोटे चरमपंथी दल इकट्ठा किए, उनका भी हमने इस्तेमाल किया, लेकिन अब अगर सबको ला करके हमास की लीडरशिप में काम कराएं तो ये चीज इन्होंने पहलगाम आक्रमण में की। अब इसके पूछे, आप कह रहे हैं जैसे आईएसआई का है, आप कोई भी चीज कही है, आपके पास सबूत क्या है और हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। आपके मजहब में किसकी इजाजत है, किसकी इजाजत नहीं है, हमसे मतलब नहीं है। मेरा सीधा एक अभिप्राय है, आप राष्ट्र विरोधी हैं या राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। और राष्ट्र विरोधी हो तो हमास आपको बचा नहीं पाएगा।
जय फिलिस्तीन कहने वाले नहीं बचा पाएंगे, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले बता नहीं पाएंगे। हम आ जाते हैं पहलगाम के हमले के ऊपर। पहलगाम का हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। और एक और हमले की तरफ जरा गौर कीजिए कि अक्टूबर 7, 2023 में इजराइल पे भी हमास ने हमला किया, 1200 लोग मारे गए थे। जिस निर्ममता के साथ मारे गए, जिस क्रूरता के साथ मारे गए, इजराइल में तो खैर पूछने की जरूरत नहीं थी, वहां तो खैर एक ही बिरादरी के लोग थे। लेकिन भारत में जो पहलगाम हुआ वो बिल्कुल जो प्लेबुक हमास की है उसके अनुरूप इन्होंने मोडस ऑपरेंडाई किया। कैसे? जात पूछी, धर्म पूछा, मजहब पूछा, कलमा पढ़वाया और फिर परिवार के सामने उनकी हत्या कर दी और उसकी वीडियोग्राफी की। मैं फिर कह रहा हूं, कलमा पढ़ने को कहा और उनका संप्रदाय पूछा, धर्म पूछा और धर्म देख करके उनकी निर्मम हत्या की, उसकी वीडियोग्राफी की। आप पूछेंगे वीडियोग्राफी करने का क्या अभिप्राय था? वीडियोग्राफी करने का बहुत बड़ा अभिप्राय था कि भय और आतंक का वातावरण पूरा व्याप्त हो जाए। भय और आतंक का वातावरण फैलाने की नीयत से इन्होंने ये पूरा घटनाक्रम किया। इसके उपरांत अगर आप ये देखें कि भय और आतंक अलग, जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी इजराइल की वो 80% को प्रभावित हो गई। 80% वहां पे पर्यटक आना बंद हो गए। पहलगाम की घटना के बाद भी कुछ कुछ ऐसा ही कश्मीर के टूरिज्म हुआ, जो कि कश्मीर ट्रैक पर आ चुका था, लेकिन ट्रैक पे आने के बाद ये सारा देश जानता है कि जो भय और आतंक का वातावरण उन्होंने किया उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि टूरिज्म का की वो गति नहीं रही है, टूरिज्म बिल्कुल थम सा गया है। इन्होंने एक नया नाम दिया उसका, रेजिस्टेंस फ्रंट। लेकिन नाम देने से तो जो, अगर मैं ये कह दूं कि कौवा है या कुत्ता है तो कौवा कुत्ता, नाम कुछ भी बदल रहेगा तो वही। अब इन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट कर दिया, लेकिन इनका जो हथियार, जो फुटप्रिंट हमास के थे, जो इनकी कॉम्बैट स्ट्रेटजी थी, कॉम्बैट स्ट्रेटजी के साथ साथ जिस तरीके का इनकी प्लेबुक थी, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे इजराइल में इन्होंने किया था 7 अक्टूबर 2023 को, हमारे यहां 22 अप्रैल 2025। अब ये चीज एनआईए की चार्जशीट में आ गई और ये संतोष का विषय है कि अभी तक केवल यूएस, यूरोपियन यूनियन और इजराइल ने इसको चरमपंथी संगठन घोषित किया था। अब भारत की भी जिम्मेदारी है कि फौरन से पेशतर इसको चरमपंथी संगठन घोषित किया जाए। और जो जो इनके समर्थक जय फिलिस्तीन कर रहे हैं और जय फिलिस्तीन की झोले लेके चल रही हैं, उनसे भी पूछा जाए कि देशद्रोहियों के बगल में आप खड़े हैं, खड़ी हैं, आपका क्या बयान है इसको लेकर के? आपको भारत के साथ खड़े होने में बड़ी शर्म आती है। आपको भारत की जनता जो इसकी हत्या हुई है उसके बारे में 2 शब्द कहने में बड़ी नानी मरती है। पश्चिम बंगाल में आरजी कार का दुर्भाग्यपूर्ण के नहीं जो त्रासदी हुई थी जो बच्ची के साथ, वहां भी सबकी नानियां एक साथ मरी थी। कोई वहां मातम पुरसी के लिए नहीं गया, कोई मिजाज से नहीं गया। दावे तो बहुत बड़े बड़े, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वहां क्या हो गया था? क्यों नहीं गई थी आप? लेकिन वो जो एक पूरा सूत्र, अगर पूरा घटनाक्रम अगर आप देखें, नैरेटिव, कि हम जिसके जूते साफ करते हैं और जिसके चरण दबाते हैं, हम उस समूह का विरोध कैसे करें? जय फिलिस्तीन, जय हमास कहने में हमारा एक सांप्रदायिक एक लाभ हो रहा है। हम कुछ वोटों के लिए, हिंदू तो महामूर्ख होता ही है, वो तो हमको छोड़ के जाएगा ही कहां, तो हम कुछ भी करें। लेकिन आप ये भूल गए कि ये जागा हुआ भारत है, जागा हुआ सनातन है, ये अब शांत नहीं रहेगा। और आपकी ये जो कुरीतियां है एक तरफा, आपको याद होगा, आप गूगल पे जाइए, मैं कर नहीं पाया, मैं चाहूंगा उन लोगों की फहरिस्त गूगल से निकालें जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था, जिन्होंने फिलिस्तीन के झोले लटकाए थे, जिन्होंने हमास की बड़ाई की थी, हमास के साथ हमदर्दी दिखाई थी, उनकी फहरिस्त एक बन जाए, जो भी हो। और उनको मैं चाहूंगा जब गैंग चार्ट बनता है तो उसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, इनकी गतिविधियों के बारे में, इनके एंटीसीडेंट्स के बारे में, जो बहुत इधर उधर घुमा करते हैं, उनके बैकग्राउंड को भी चेक करें। किन परिस्थितियों में ये उन देशों में गए जहां इनके जाने के ऊपर सवाल एनआईए को करना चाहिए, उन पे सवाल होने चाहिए। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं कि हमास अभी तक तो एक चरमपंथी एक संगठन था जो केवल इजराइल के आसपास क्रियाशील था, लेकिन उसका अंतरराष्ट्रीयकरण
होने के बाद और उसकी मारक क्षमता, उसके हथियार और उसकी बैटल रेडीनेस, उसका लाभ आईएसआई ने उठाया और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को उनके नीचे डाल करके कश्मीर के ऊपर पहलगाम कराया। उनको ये नहीं मालूम था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर चला करके इनकी छठी का दूध दोबारा दिला देगा। ऑपरेशन सिंदूर में इसीलिए भारत सरकार मैं समझ नहीं पाया था कि ये तब तक चलेगा जब तक कि हर चीज जो है व्यवस्थित ना हो जाए और कोई भी आक्रमण अगर होगा उसको युद्ध का भी घोषणा मानी जाएगी और तदनुसार भारत अपनी रक्षार्थ वो सब कार्रवाई करेगा जो कि एक संप्रभुता संपन्न देश का अधिकार होता है। सर, अगर हमास की पूरी जिसे कह सकते हैं कि सेवाएं ली आईएसआई ने पहलगाम आतंकवादी हमले में, तो सर हमास से तो फंडिंग भी ली गई होगी। हमास के हथियारों से क्या ये लोग अपने आतंकवादियों को अब लैस करना चाहते हैं? क्योंकि हमास तो बड़ा हाईटेक माना जाता है, उसके पास तो पता नहीं कहां कहां से हथियार आते हैं। यहां तक कहा जाता है कि अमेरिका उनको हथियार सप्लाई करता है, क्योंकि इस तरह के संगठनों को खड़ा करने में अमेरिका की भी एक बड़ी भूमिका है। तो क्या अब ये माना जाए कि जितने भी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में है उन सबको हमास के आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे थे? क्योंकि पीओजेके में भी देखा जाए तो कितनी जगह पर हमास के आतंकवादी देखे गए और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने तो हमास के आतंकवादियों को पाकिस्तान में बुलाकर सम्मानित भी किया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इसके बारे में जो न्यूज और वीडियो सूचना क्लिप्स आई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमास के नेताओं ने जनसभाएं संबोधित की थी। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के जो इनके रिक्रूट्स थे उनको प्रशिक्षण दिया, अपने फ्यूचरिस्टिक हथियार ला करके इनको दिए। इनको ये नहीं आभास था कि भारत की सुरक्षा एजेंसीज तुमसे 3 जनरेशन आगे, तुम्हारे बाप के बाप से आगे, ये जो भीख में आईएसआई को मिले हुए अमेरिका से हथियार हैं, अमेरिका ने दिया तो था किसी और काम के लिए, इस्तेमाल इन्होंने भारत के खिलाफ और हमास को मजबूत करने के लिए। आखिर हमास को चरमपंथी दल संगठन तो अमेरिका भी मानता है, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका का एलाई है। तो अगर इजराइल, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मानते हैं, लेकिन अमेरिका की जो ढुलमुल नीति होती है कि वक्त जरूरत पे उनकी डिक्शनरी बदल जाती है, वक्त जरूरत पे अमेरिका जो है गिरगिटान की तरह रंग बदलता है। तो जैसे 2-3 लोगों को कहा जाता है कि गिरगिटान की तरह रंग बदलते हैं, एक तो नेतागण है हमारे देश के, वो भी गिरगिटान की तरह रंग बदलते हैं। एक अमेरिका का रुख है, आज दोस्त है आज दुश्मन है, आज दोस्त आज दुश्मन है। तो ये कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने, आप अगर अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपका अंत निश्चित है, और अगर आप दोस्त हैं तो भी आपका अंत निश्चित। तो ये तो वही कहें कि ये इनसे दोस्ती दुश्मनी दोनों ही, ये इस तरीके का राष्ट्र दिखाई पड़ रहा है कि जिसकी दोस्ती न भली न दुश्मनी अच्छी। आज कल कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ। तो ये मान के चलिए कि अमेरिका ने तो आईएसआई को खूब हथियार दिए, पाकिस्तान को उसने खूब उधार दिया। पाकिस्तान का कोई गुना, जबकि मुझे कहते हैं कि बेशर्मी की इंतहा देखिए। अरे तुम भारत को छोड़ो, भारत अपनी रक्षा कर लेगा। जिसने तुम्हारे ट्विन टावर्स पे हमला करके हजारों अमरीकियों का कत्ल किया, ओसामा बिन लादेन को छुपाया, तुम्हारे अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि तुम शत्रु वो समझो, तुम्हारा शत्रु कौन है? अगर तुम्हारी इतनी कोई बड़ी कमजोरी है कि तुम पाकिस्तान और आईएसआई को निरंतर तुम दूध पिलाओगे, ये लुकआउट तुम्हारा है। तुमने दरअसल एक ऐसे शत्रु को पैदा कर लिया और सशक्त कर दिया, वो जहां जहां अमेरिका के होंगे, जैसे ईरान, वहां वहां पर बम और मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है जी, जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट। वही प्राथमिकता आईएसआई की भी आज है, पाकिस्तान की भी है। क्योंकि एक पाकिस्तानी जनरल कहता है अगर हम ओसामा को तुरंत अमेरिका को दे देते तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें इमदाद में मिला है, ग्रांट में मिला, वो मिलता थोड़ी, हमारे हक में था कि ओसामा बिन लादेन को छुपा करके रखें। अमेरिका के लिए खतरा जो बना है उसको थोड़ा प्राण ऊर्जा दे, ऑक्सीजन दे, जिससे कि अमेरिका ये समझे कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अंजू जी, ये चीज जो है पाकिस्तान की के, लेकिन ये जो महामूर्ख होते हैं जब कहते हैं कि ये कहा जाता है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है, जिसको रात में दिखाई नहीं पड़ता है। अमेरिका के पास धन बहुत है तो उनको भी उल्लू के कुछ गुण उनके अंदर भी आ गए हैं। उनको दिखाई तरह पड़ता नहीं कि हमारे पीठ में चाकू कौन मार रहा है। बस जरा सा उनका जो है थोड़ा सा चाटुकारिता कर दीजिए, नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करने की बात कर लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे जो है उनकी चापलूसी में हो जाइए और अमेरिका आपके 7 खून माफ कर देगा, जैसे पाकिस्तान और आईएसआई के लिए कर रहा है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, अपने हित की हम बात करें तो अमेरिका के दिए हुए हथियार आईएसआई ने पहले भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, तालिबान के जरिए करवाए थे। और इन तमाम चीजों को अगर मद्देनजर आप देखें
ये घटनाक्रम अब भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में, विशेषकर कश्मीर में, और कश्मीर में अगर हम बात कर रहे हैं तो और ज्यादा ऊंचे लेवल पे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। हथियारों के साथ साथ अभिसूचना संकलन के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। जो हमारी और एजेंसीज हैं उनको और अलर्ट रहना होगा। जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अभेद्य होनी चाहिए, जो हमने काफी हद तक पूरी कर भी ली है और आगे भी पूरी हो जाएगी। तो ये जो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमास के साथ कनेक्शन होता है, अलकायदा के साथ कनेक्शन होता है सर, तो क्या ये माना जाए कि भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही है, जिसके बड़े बड़े खिलाड़ियों में अमेरिका भी हो सकता है, सीआईए भी हो सकता है? सही निष्कर्ष। आप ये देखें, जब हर दांव फेल हो गया, लश्कर तैयबा फेल हो गया, जैश ए मोहम्मद फेल हो गया, तब इन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा और सशक्त हमारे तर्कस में जो तीर हो उसको चलाएं। वो क्या था? अलकायदा और आपका ये हमास। दोनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनके हथियार, उनकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस, उनकी युद्ध कला और उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर में जो महारत है उसका इस्तेमाल करके भारत में अस्थिरता और भारत में एक अराजकता फैलाने का उनका मंसूबा है। और यही नहीं, 1995 दिसंबर में सैयद मोहम्मद उमर शेख को हम लोगों ने, यूपी पुलिस ने पकड़ा था, मार मार के लट कर दिया था सीधा। ये ब्रिटिश नेशनल थे, अलकायदा के थे नंबर 2। और बातें जैसे हर चरमपंथी बात करता है 9 लाख की, अरे हम ये कर देंगे, आपने अभी देखा नहीं हम लोगों को। तो बच्चों तुम रुके रहो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, यहाँ के जब हमारे जाट गुर्जर सिपाही तुम्हारी सेवा करेंगे ना, ये सारा भूत तुम्हारा जो है चरमपंथियों वाला नहीं जाएगा उतर। और उतर भी गया, काफी उतर भी गया। नवाब साहब के जो है जमीन पे आ गए थे 5वें दिन। तो हम ये बात करें अलकायदा से तो पहले भी हम लोग का 2 मैंने तो आपको आज से 30 साल पुरानी बात बताई। अगर 30 साल से अलकायदा में उसकी मौजूदगी थी, लेकिन तब नेस्तनाबूद हो गई थी। ये जो नया मॉडल अलकायदा प्लस हमास फ्रॉम कश्मीर, ये एक बहुत ही विचित्र मॉडल नहीं है, ये घातक मॉडल है, खतरनाक मॉडल है। और इसके लिए दूसरे तरह की तैयारी, आप इनकी वेपनरी ले लीजिए, आप इनकी अनुभव ले लीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस ले लीजिए, आप इनका फायर पावर देख लीजिए, आप इनका एक तरीके से देख लीजिए कि जो इनका एक नृशंस एक तौर तरीका होता है हमास का और अलकायदा का। तो इन तमाम भयावह बातों को बताने का अभिप्राय यह था कि खतरा असली है अंजू जी, लेकिन इस खतरे के साथ साथ भारत की तैयारी अगर 100 में 15 थी आज से 30 साल पहले, तो आज भारत की तैयारी 100 में 99 है। इसलिए अगर वाकई किसी को जो है 72 हुरों के पास जाना हो, उसका स्वागत है, आए। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन से पेशतर आपको 72 हुरों के यहां रसीद कर देंगी, ये मान के चलिए। सर, ये जो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नॉर्थ ईस्ट से सीआईए का एजेंट मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया था, क्या आपको लगता है वो भी इस पूरे नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकता है? क्योंकि उसके साथ तो यूक्रेनियन पकड़े गए थे जो ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वो वहां पर क्या कर रहे थे? आज की तारीख में एनआईए की कस्टडी में है, वहां पर कुछ ना कुछ राज तो उगल ही रहा होगा ना वो, क्योंकि अमेरिका तो उसको रिहा करवाने के लिए बड़े पीछे पड़े हुए थे भारत के। अच्छा सवाल। अब आपने जो प्रश्न किया है, मैं आपकी विद्वता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कहूंगा, आपने सिक्के के एक पहलू को हमास के ऊपर डील किया और अलकायदा को डील किया। अब आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। मैं आपको ले चलता हूं कि ये जो आदमी था, इसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी का मालिक, यूएस का रहने वाला मैथ्यू एरन वैन डाइक। और इनकी गिरफ्तारी जब हुई थी तो एनआईए के 6 लोग, एनआईए ने इनके मैथ्यू एरन वैन डाइक और 6 यूक्रेनियंस को यूएपीए में गिरफ्तार किया था। और भारत के 3 एयरपोर्ट से, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ। और इनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके बारे में जो उछल कूद अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसी ने जाके सीधे अजीत डोवल सर से जाके मुलाकात की और कहा कि अरे साहब ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। सवाल ये उठता है कि आपके बिना पेपर्स के उस नॉर्थ ईस्ट में जहां पे जाने की इजाजत नहीं थी, आप गए क्यों? आपके जाने का अभिप्राय क्या था वहां जाने का? आपने परमिशन ली नहीं। अच्छा, वैन डाइक की अगर आप इतिहास में जाएं तो आप ये देखिएगा कि इसका एक संगठन है सन्स ऑफ लिबर्टी, और इनकी जो वेबसाइट, इसमें यह दिया है कि ये इराक वॉर में गए थे, यूक्रेन की संघर्ष में गए थे। और इनका उद्देश्य ये है, कहते जहां कहीं जनता दबी कुचली होती है
जहां की जनता दबी कुचली होती है, हम वहां पर जा करके उनको संघर्ष की ट्रेनिंग देते हैं। अब संतोष का विषय यह है कि ये वैन डाइक की कुछ फोटो आई हैं, बदन बिल्कुल गठा हुआ, बिल्कुल रैम्बो की तरह, और राइफल स्वचालित ऐसे नचा रहा है कि मालूम पड़ता है कि इसका प्रशिक्षण बहुत ही उच्च कोटि का है। तीसरी चीज कि जिस तरीके से ये राइफल संभाल शस्त्र एक होता है, एक वो प्रक्रिया दिखा रहा है, बगल शस्त्र की प्रक्रिया दिखा रहा है, हथियार की जांच शस्त्र, ये जो हमारी जो राइफल ड्रिल होती है वो सब सिखा रहा है, और लोग वहां देख रहे हैं। अब आप पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट में अगर पहुंच गया तो नॉर्थ ईस्ट ही नहीं पहुंचा, हमारे 4 जिले जो मणिपुर के हैं, चूड़ा, चंद्रपुर, चंदेल, उखराल, कैमजोंग और टेंग नौपाल, इनकी 398 किलोमीटर का बॉर्डर म्यांमार से है। अगर ये वहां पे जा करके कुछ ऊधम काट रहे हैं, स्वचालित हथियार लेके गए हैं जिसमें स्नाइपर राइफल होने की प्रबल संभावना है, वहां के ट्रेनिस को ये ट्रेन कर रहे हैं, वहां के लोगों को, तो जाहिर है कि भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। आप एक चीज और गूगल पे देखिएगा, उसी दौरान कुछ लोग ऐसा संपुट कहते हैं, आखिर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर कब जाएंगे? उनकी लगता था प्राण इस पे अटका है कि प्रधानमंत्री मोदी जा क्यों नहीं रहे, अपनी हत्या का मौका वैन डाइक को क्यों नहीं दे रहे हैं। उनका सारे मंसूबे, क्योंकि इलेक्शन में तो ये हारते चले गए, इलेक्शन में हारने गए तो एक ही चीज थी कि प्राणघातक हमला करें। आपने कभी किसी से कहा कि आप बंगाल कब गए, आप उत्तर प्रदेश कब गए, आप गुजरात, आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? याद करें, एक जो प्रवक्ता थी और एक प्रवक्ता है, इन लोगों को नाम लेकर के इनका मान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गूगल पे जाइए तो आपको मिल जाएगा कि इन्होंने रिपीटेड लिखा प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। इसलिए आप दावतनामा दे रहे थे, इसलिए आप सॉफ्ट स्किल लगा रही थी कि मणिपुर जाएं, और आपकी एम्बुश पार्टी मणिपुर में निशाना ला के बैठी हो। आप ये समझ रहे हैं कि हमारे एनएसए, इन आईबी, रॉ, वो कच्ची गोली खेली उन्होंने, वो नशा करते हैं, और आप ही बड़े प्रतिभाशाली हैं कि आपके 2 कौड़ी के बिछाए हुए उनकी तो खातिर पता नहीं एनआईए ने की नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है खातिर जरूर हुई होगी। खातिर हुई तभी इनके जो थे अमेरिका के अधिकारी जाके अजीत डोवल के दफ्तर में जाके नाक रगड़ रहे। सवाल ये उठता है कि तुम्हारी कौड़ी के 3, तुम्हारे ये भाड़े के टट्टू, तुम में अगर इतना दम था, माँ का दूध पिया था तुमने, तो तुम अपने सैनिक उतारते, वो तो तुम्हारे अंदर दम था नहीं। तो भाड़े के टट्टू तुमने वहां भेजे, क्या नाम, सन्स ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी। तो सन्स ऑफ लिबर्टी, अपनी सन्स ऑफ लिबर्टी जो है जाकर के कुछ दिन भारत की जेलों में भी जरा इसका जज्बा पूरा करें, लेकिन वहां पे जब खातिर होगी तो भूल जाओगे तुम राइफल ड्रिल होगा। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों बॉर्डर स्टेट्स पर ये जो खतरे की घंटी बजी है, एक में अमेरिका प्रत्यक्ष और एक में अमेरिका परोक्ष, रोल बिल्कुल सामने है, रिमोट दोनों का अमेरिका के हाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने थे, उससे पहले जो हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, वहां पर भी हमास और पाकिस्तान के आतंकवादी, साथ में आईएसआई के बड़े बड़े ऑफिसर वहां पर एक तरह से घूमते फिरते पाए गए थे। उनको सीधे वहां पर लाया जा रहा था जहां पर ये चिकन नेक है। तो आपको लगता है वो जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात की जा रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी कटघरे में खड़ा होती हैं, क्योंकि बांग्लादेशी बड़े चीख चिल्ला रहे थे ना जमात के नेता कि ममता तुम तो दिल्ली पर चढ़ाई कर दो, तुम चुनाव कैसे हार गई, वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है ये सब कुछ उस साजिश के मतलब हिस्सेदार थे, जिनमें वो यूनुस जो चला गया बांग्लादेश से, वो भी उसमें शामिल था? और फिर सर यूनुस किसका था? वो भी तो सीआईए का एजेंट, अमेरिका का एजेंट। बिल्कुल अंजू जी, सही निष्कर्ष आपका है, क्यों मैं बताता हूं क्यों। पश्चिम बंगाल के निर्वाचन में आपने देखा कि बॉर्डर एरियाज, संदेश खाली में जो कुछ हो रहा था, बर्दवान में जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके की इनकी तैयारी थी, इसमें पूरा आईएसआई और बांग्लादेश इंटेलिजेंस का भी पूरा परोक्ष समर्थन था और प्रत्यक्ष समर्थन भी था। प्रत्यक्ष परोक्ष मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके के नारे, जिस तरीके की तैयारी, आप समझते कि भारत देश में यह संभव था कि 4000 कमरे इसलिए बुक करा दिए जाएं कि 4 मई की जब निर्वाचन आ जाए तो जिन लोगों ने ममता को वोट नहीं दिया उन महिलाओं को बलात्कार करेंगे। ऐसा तो मैंने सुना रावण की लंका में भी नहीं हुआ होगा, जो ममता की सरकार ने करके दिखा दिया। जिस तरीके के हथियार बरामद हो रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और जो वहां का ताना बाना बुना था लार्जर बांग्लादेश बनाने का, और बांग्लादेश की और इनकी ममता की जो ठसक थी, वो साफ दिखा रही थी हारने की संभावना नहीं, दूसरों का हमें सहयोग मिल रहा है, हम अपने तरीके से। अब चिकन स्टेक की बात कर ले, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पूरे प्रकरण में
चिकन्स नेक है, क्योंकि उसकी जो सामरिक महत्व की जो स्थिति है उसके मद्देनजर, अच्छा सूप बोले तो बोले, छलनी भी अब बोल रही, मेढकी को भी जुकाम हो रही। शर्जिल इमाम ऐसा जो है 2 कौड़ी का लौंडा, वो कह रहा है कि हम चिकन नेक पे मुसलमानों का हक है, और वहां इतना मवाद फैला दो सरकार को हफ्तों महीनों लग जाए उसकी सफाई में, उसके बाद हम पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम को काट देंगे। बाप न दादे सास को शहजादे, मतलब बाप ने मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। अब इनके मंसूबे देख लीजिए, चिकन नेक काट देंगे। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, कौन किसको काटेगा शर्जिल इमाम, अब तुम्हारे 7 पुष्ट नोट कर लें। मैं कुछ और नहीं हूं, धमकी देना मेरे मिजाज में नहीं, लेकिन कौन किसको काटेगा, जरा अपनी औकात, पढ़े लिखे हो, बड़े प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के तुम तालिब इल्म हो, कौन किसको काटेगा तो समझ के बात करना। ज्यादा बड़बोलापन तुम्हारे लिए भारी पड़ गया। लेकिन शर्जिल इमाम की बेल के लिए बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लिबरंडो, बड़े बड़े, आखिर बेचारे ने किया क्या? कुछ भारत का विरोधी तो किया, और क्या कर लोगे तुम, और तुम कर क्या लोगे? अरे छछूंदर की औकात यही है कि हम बिल से निकलना, और तुम्हारी औकात तुम भी बिल से निकल आए। तो जिस तरह छछूंदर को जो सफाई करनी मार के फेंक देता कूड़ेदान में, तुम्हारा भी यही हाल होगा। बकवास करते हैं। सर उमर खालिद की रिहाई के लिए भी तो बड़े रोग आ रहे हैं ना। अभी वो जो एक कुछ कॉकरोचों का एक सरदार पहुंचा था दिल्ली अमेरिका से, उसने जो एक आंदोलन करने की कोशिश की जिसमें 250 लोग नहीं पहुंचे, वो भी उमर खालिद के नाम की लिए छाती पीट रहा था। इन सबको सर भारत विरोधियों से इतनी हमदर्दी क्यों? कहीं से तो फंडिंग आती है ना सर, कोई ना कोई तो है जो इनको पैसे भेजता है, स्पॉन्सरशिप देता है, ताकि तुम भारत में जाकर वहां खड़े होकर रायता फैलाओ। क्यों नहीं, मैगसेसे अवार्ड ले लीजिए, फोर्ड फाउंडेशन ले लीजिए, आम आदमी की पार्टी का गठन, और कट्टर ईमानदारों का कि अगर मैं जिंदगी में कभी जो निर्वाचन लड़ूं, कोई पद लूं, कभी कोई सरकारी सुविधा लूं, वो कस्में वादे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वक्त जब मिला तो लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी तुम लोगों ने। तो वही चीज है, इनकी फंडिंग पूरी तरीके से CIA की है, क्योंकि जिस तरीके से फोर्ड फाउंडेशन ने इनको फंड किया, जिस तरीके से इन्होंने राजनीति की, और जिस तरीके से मैगसेसे अवार्ड मिला, एडमिरल रामदास की बेटी एडमिरल रामदास को भी मैगसेसे मिला, अरविंद केजरीवाल को भी मिला, और सारे इनके बारे में आरोप ये है कि फोर्ड फाउंडेशन ने इनकी फंडिंग की। जो इनका जो NGO से, कबीर एक का नाम था, फोर्ड फाउंडेशन ने आपको कभी फंडिंग नहीं की, मुझे कभी फंडिंग नहीं की। अरे भाई, हमारे में ऐसी क्या कमी है कि तुम हमको भी कुछ जरा हमारे पर मेहरबानी करो। लेकिन मजाक अपनी जगह है, हमें तुम्हारे कौड़ी के 3 तुमसे चवन्नी नहीं चाहिए, ना आपको चाहिए, ना मुझे चाहिए, ना किसी भी स्वाभिमानी भारतवासी को चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, कहीं ना कहीं से फंडिंग तो है, लेकिन अब ये जो हमास वाला लिंक सामने आ रहा है पहलगाम आतंकवादी हमले में, ये वाकई बहुत खतरनाक है सर। और इससे इस बात का पता चलता है सर कि भारत के पीछे किस तरह से ये लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं, और हर हाल में भारत में कहीं ना कहीं रिजीम चेंज के लिए या अराजकता फैलाने के लिए, आग लगाने के लिए इस तरह के संगठनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हमारी जांच एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इस तरह के और भी कई खुलासे हों, लेकिन आपने इस विषय पर सर बहुत ही विस्तार से बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बड़ी कृपा अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।